केवल धर्म के नाम पर भड़काकर हिंदू मुसलमान के नाम पर या मंदिर मस्जिद के नाम पर केवल ओबीसी का वोट नहीं लिया जा सकता। ये बात अच्छी तरीके से आरएसएस बीजेपी को समझ में आ गई है और इस समझ का ही नतीजा है कि आरएसएस बीजेपी के लोगों ने जिस जाति जनगणना का वो लंबे समय से विरोध करते रहे, उस जाति आधारित जनगणना का फैसला कैबिनेट में लिया। चूँकि एक लंबे समय से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से, भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से पिछड़े वर्ग के लोगों को जागृत करने का काम किया जा रहा है कि वोट अब जाति और धर्म के नाम पर नहीं बल्कि वोट अपने हक अधिकार के नाम पर देना है। इस चेतना की वजह से जो मनवादी पार्टियां थी, वो मनवादी पार्टियां ओबीसी के मुद्दों को उठाने के लिए मजबूर हो गई। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, जो आज़ादी के बाद से लगातार ओबीसी के हक अधिकारों को रोकने में लगी रही, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर कांग्रेस की आखिरी सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह तक ओबीसी के साथ धोखाधड़ी का सिलसिला नहीं रुका। चाहे जाति जनगणना रोकने के फैसले का मामला हो, या फिर काका साहब कालेलकर कमीशन को रद्दी की टोकरी में डालने का मामला हो, या मंडल कमीशन के विरोध का मामला हो, या फिर ओबीसी की गिनती के साथ 2011 में धोखाधड़ी करने का मामला हो, या फिर महिला आरक्षण में ओबीसी की महिलाओं को आरक्षण नहीं देने का मामला हो, किसी भी मोर्चे पर ओबीसी के हक अधिकारों का विरोध करने में कांग्रेस कभी पीछे नहीं रही। वहीं बीजेपी हर मोर्चे पर ओबीसी के हक अधिकारों का विरोध करने के साथ ही साथ धार्मिक मुद्दों में ओबीसी को उलझाकर ओबीसी को उनके मूल मुद्दे समझ में ना आए, उनके हक अधिकार समझ में ना आए, इसके लिए लगातार कोशिश करती रही। मंदिर मस्जिद के नाम पर और मंडल की लड़ाई को कमंडल के नाम पर दबाने की कोशिश आरएसएस बीजेपी के द्वारा निरंतरता में की गई और वो कोशिश अभी भी जारी है। लेकिन इन सबके बीच जो लगातार सामाजिक जागृति का अभियान चलाया गया, उसका नतीजा ये रहा कि ओबीसी में एक बड़ा वर्ग तैयार हो गया जो अपने हक अधिकार को समझने लगा और अपने हक अधिकारों को लेकर के आवाज़ उठाने लगा, आगे बढ़ने लगा, वोटिंग करने लगा। और जब इसका अंदाज़ा मनवादी पार्टियों को हो गया तो चाहे वो लंबे समय से ओबीसी के हक अधिकारों का विरोध करने वाली कांग्रेस पार्टी हो, वो घुटने पर आई और ओबीसी के मुद्दों को उठाने का काम शुरू किया। और वहीं 2024 के चुनाव के बाद आरएसएस बीजेपी को भी अंदाज़ा हो गया कि अब ओबीसी के मुद्दों को उठाना पड़ेगा, नहीं तो ओबीसी का वोट नहीं मिलेगा। और इसलिए 9 अप्रैल 2024 को जब विशाल जेल भरो आंदोलन पूरे देश भर में भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा किया गया, तो आरएसएस बीजेपी के लोगों को लगा कि अब ओबीसी को इस आंदोलन में जाने से रोकने के लिए ओबीसी के मुद्दों को स्वीकार कर लेना चाहिए। और इसलिए कैबिनेट में फैसला लिया कि हम जाति आधारित जनगणना करने का काम करें। लेकिन क्या ओबीसी के मुद्दों पर कांग्रेस बीजेपी ईमानदार है? और ख़ास तौर से क्या बीजेपी ओबीसी के मुद्दों पर ईमानदार है? तो अगर हम इसके बारे में देखना चाहते हैं तो हमें यह दिखाई देता है कि ये जो मनवादी ब्राह्मणवादी पार्टियां हैं, ये ओबीसी के मुद्दे उठाकर अब ओबीसी का वोट लेना चाहती हैं, लेकिन ओबीसी को हक अधिकार नहीं देना चाहती हैं। अगर इस बात को हमको समझना है तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं। बिहार में पिछले दिनों जाति आधारित सर्वे नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी की सरकार ने किया और उसकी रिपोर्ट पब्लिश की गई। जब उसकी रिपोर्ट पब्लिश हुई तो उसमें ओबीसी की आबादी लगभग 64% के आसपास में आई। उस 64% के आसपास में जो ओबीसी की आबादी आई, उसके आधार पर ओबीसी के रिजर्वेशन को बढ़ाया गया और ओबीसी के और एमबीसी के रिजर्वेशन को मिला करके जो ओबीसी को 12% रिजर्वेशन था उसको बढ़ाकर 18% किया गया। एमबीसी का जो 18% था उसको बढ़ा करके 25% किया गया। मतलब टोटल अगर पिछड़े वर्ग की बात किया जाए तो 43% रिजर्वेशन पिछड़े वर्ग के लोगों को दिया गया। वहीं शेड्यूल कास्ट के लोगों की संख्या जो बढ़ गई, उसके आधार पर 16% से बढ़ाकर शेड्यूल कास्ट के लोगों को 20% रिजर्वेशन दिया गया। वहीं शेड्यूल ट्राइब के लोगों का भी रिजर्वेशन 1% से बढ़ा करके 2% कर दिया गया। ये रिजर्वेशन बढ़ने के बावजूद भी आज तक ओबीसी एससी एसटी के लोगों को बिहार में नहीं मिल पा रहा है। उसका कारण ये है कि इसके खिलाफ में मामला हाई कोर्ट में गया और पटना हाई कोर्ट ने 20 जून 2024 को इस पर रोक लगा दी।
पटना हाई कोर्ट ने कहा कि ये फैसला लेते समय गहन अध्ययन सरकार के द्वारा नहीं किया गया, समानता के अधिकार का उल्लंघन किया गया और आरक्षण की सीमा 50% का उल्लंघन किया गया। तो हाई कोर्ट का जो कहना है, तो क्या ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने में कौन सा ऐसा अध्ययन कर लिया गया जिसके आधार पर, जो संविधान में ही बात नहीं है कि आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उसको लागू कर दिया गया। कौन सा ऐसा पिछड़ेपन का आंकड़ा आया कि केवल इन्हीं जातियों में गरीब हैं, बाकी दूसरी जातियों में नहीं है, जिसके आधार पर यह कर दिया गया। बिना किसी प्रकार के आंकड़े के ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया गया और उसको सुप्रीम कोर्ट तक ने मान्यता दे दिया। क्या वो समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं था? आरक्षण जिसकी जितनी संख्या, भारी संख्या के अनुपात में पर्याप्त प्रतिनिधित्व ये संविधान निर्माताओं ने दिया है, और संविधान निर्माताओं ने शेड्यूल कास्ट की जितनी संख्या थी उतना % आरक्षण, शेड्यूल ट्राइब की जितनी संख्या थी उतना % आरक्षण दिया। तो फिर ओबीसी को जितनी संख्या है उतना % आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए? लेकिन बिहार में तो संख्या से कम ही दिया गया, इसके बावजूद भी इसको पटना हाई कोर्ट ने रोक लगाने का काम किया और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको रोक को जारी रखा। तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये पॉलिटिकल स्टंट है? जैसे बिहार में रिजर्वेशन बढ़ाया गया, जैसे छत्तीसगढ़ में रिजर्वेशन बढ़ाया गया, जैसे हरियाणा में रिजर्वेशन बढ़ाया गया, जैसे मध्य प्रदेश में रिजर्वेशन बढ़ाया गया, तेलंगाना में बढ़ाया गया, कई राज्यों में बढ़ाया गया, मगर वो मिल नहीं पा रहा है। तो मिल नहीं पा रहा है तो मिल नहीं पाने का कारण क्या है? कारण ये है कि सरकार, पॉलिटिकल पार्टियां अपने को सामाजिक न्याय का मसीहा बताने के लिए रिजर्वेशन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ओबीसी के अंदर चेतना और जागृति पैदा हो रही है। उनको लग रहा है कि अब ओबीसी के रिजर्वेशन की बात करनी पड़ेगी, तो अपने को ओबीसी के साथ खड़ा करने की कोशिश कर रही है, दिखाने की कोशिश कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ ये सारा मामला कोर्ट में जाकर स्टे हो जा रहा है और ओबीसी को जो उनका हक मिलना चाहिए वो हक नहीं मिल रहा है। आज सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी ओबीसी का एक बहुत बड़े वर्ग का वोट भी लेती है और ओबीसी का हितैषी होने का दम भी बढ़ती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ये कहते हैं कि हम पिछड़े वर्ग से हैं, लेकिन पिछड़े वर्ग के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है कि ओबीसी का रिजर्वेशन उनकी संख्या के अनुपात में नहीं मिल पा रहा है। और जहां जहां राज्य सरकारों ने रिजर्वेशन बढ़ाने की कोशिश की, वो भी मामला सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में लटक गया है और इसकी वजह से उनको उसका फायदा नहीं मिल रहा। हाँ, पॉलिटिकल पार्टियों को यह डंका बजाकर वोट लेने में उनको फायदा मिल रहा है। तो ये जो इतना बड़ा नुकसान ओबीसी को हो रहा है, क्या ये अपने को ओबीसी कहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नहीं दिखाई दे रहा है? क्या ये आरएसएस बीजेपी के लोग जो ये डंका बजा रहे हैं कब हम ओबीसी के हितैषी हैं, सामाजिक न्याय के हितैषी हैं, क्या उनको नहीं दिख रहा? सबको दिख रहा है, लेकिन सबको पता है कि ओबीसी को उनका हक अधिकार नहीं देना है, बस हक अधिकार का डंका बजा करके उनका वोट लेना है। जैसे जाति जनगणना का डंका बजाने का काम किया जा रहा है। आने वाले समय में किस प्रकार की धोखेबाजी होगी, इसको लेकर बहुत सारी आशंकाएं हैं। तो अगर सरकार, खास तौर से आरएसएस बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट ओबीसी के मुद्दों को लेकर सीरियस है, तो आज की तारीख में एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि जो 50% की आरक्षण सीमा है उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। उसको लेकर के केंद्र सरकार के द्वारा कानून लाया जाना चाहिए कि ये 50% की सीमा ख़त्म की जा रही है। तमिलनाडु में भी 50% से ज़्यादा आरक्षण है, वहाँ 68.5% आरक्षण ओबीसी SC ST को है और वो आरक्षण जारी है। तो बड़ा सवाल ये है कि अगर तमिलनाडु में 68.5% रिजर्वेशन जारी है, अगर तमिलनाडु में लागू हो सकता है, तो बिहार में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में और जो तमाम दूसरे राज्य हैं जहां ओबीसी को 27% रिजर्वेशन भी नहीं मिला है, उनको लेकर जो सरकारों ने, राज्य सरकारों ने जो रिजर्वेशन बढ़ाने का काम किया, तो उनको रिजर्वेशन क्यों नहीं मिल पा रहा? इसका कारण ये है कि जो तमिलनाडु का रिजर्वेशन है, तमिलनाडु के रिजर्वेशन को भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला गया है। 9वीं अनुसूची में डालने का मतलब ये है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची एक ऐसी अनुसूची है जिसमें कोई कानून डालने के बाद में वो न्यायिक हस्तक्षेप से मुक्त हो जाता है। इसके आधार पर तमिलनाडु का आरक्षण न्यायिक हस्तक्षेप से मुक्त है, इसकी वजह से वहाँ ये आरक्षण जारी है। लेकिन इसके बावजूद भी क्या दूसरे राज्यों के आरक्षण को फिर कैसे लागू किया जा सकता है? तो या तो उसको आरएसएस बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट 9वीं अनुसूची में डालने का काम करे, लेकिन इससे भी बेहतर ये है कि जो 50% की आरक्षण सीमा है
उसको ख़त्म करने वाला कानून सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाना चाहिए। अगर आरएसएस बीजेपी के लोग ईमानदार हैं तो बिहार में भी, अभी बिहार में चुनाव है और चुनाव में सामाजिक न्याय का डंका आरएसएस बीजेपी के द्वारा खूब पीटा जा रहा है, लेकिन ये दोगलापन है। एक तरफ सामाजिक न्याय का डंका पीटा जा रहा है, दूसरी तरफ जो ओबीसी का रिजर्वेशन बढ़ा है वो नहीं मिल रहा है, ओबीसी एससी एसटी का जो बढ़ाया गया उनको, और उस पर रोक लगी हुई है। अगर केंद्र सरकार चाहे तो केंद्र सरकार कानून ला करके बिहार के ओबीसी को भी उनका हक दे सकती है और अलग अलग राज्यों में ओबीसी को रिजर्वेशन बढ़ा करके दे सकती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट बिल ला करके ओबीसी को जो 52% उसकी आबादी अभी तक बताई गई है उसके आधार पर संख्या के अनुपात में उसको हक दे सकती है। बाद में जनगणना में जो आंकड़े आएंगे उसको बाद में देख लिया जाएगा और उसके आधार पर आरक्षण को और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार का काम भाजपा सरकार कर सकती है, लेकिन इस प्रकार का काम भाजपा सरकार कर नहीं रही है, केवल डंका बजाने का काम कर रही है कि हम ओबीसी के हितैषी हैं। तो इसलिए बिहार के ओबीसी को भी और देश भर के ओबीसी को, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों मनवादी पार्टियां हैं, इनके खाने के दांत और दिखाने के दांत और हैं। कांग्रेस ने ही महिला आरक्षण बिल लाया था जिसमें ओबीसी को कोटा नहीं दिया, और बीजेपी ने महिला आरक्षण बिल लाया जिसमें ओबीसी को कोटा नहीं दिया। तो ये दोनों एक हैं, दोनों ओबीसी एससी एसटी को हक नहीं देना चाहते, दोनों उनके अधिकार नहीं देना चाहते। ये दोनों ही ओबीसी एससी एसटी के हक अधिकारों के, सामाजिक न्याय के विरोधी ताकतें हैं। इसलिए इस बात को हम लोगों को समझने की ज़रूरत है और अपने हक अधिकार की लड़ाई को मजबूत करने की